प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं सदाब सईद अंसारी, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पासमानदा डेमोक्रेसी के एक खास प्रोग्राम में। आज आपको एक अहम शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं। आज हमारे मेहमान खास अदनान कमर साहब, जो तेलंगाना से हैं, पेशे से एडवोकेट हैं और तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष है ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के, और साउथ इंडिया इंचार्ज भी हैं। और आज हमारे साथ वो अपने ख्याल और तजुर्बे बांटेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदनान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका भाई एडवोकेट अदनान कमर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज तेलंगाना, और फिर से एक बार आप लोग के सामने रूबरू हो रहा हूं। पासमानदा डेमोक्रेसी का शुक्रगुजार हूं कि हमारी राय, हमारे ख्यालात आपके सामने इजहार कर सकूं, यह अपॉर्चुनिटी इन्होंने हमको दी। जी, पासमानदा डेमोक्रेसी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है अदनान कमर साहब। जी, कुछ सवाल है जो आपसे पूछना लाजमी बनता है अदनान कमर साहब। जी, आप वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट बिल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है कि इससे पासमानदा मुसलमानों को सच में फायदा होगा, या ये सिर्फ सरकार को खुश करने का तरीका है? अदनान कमर साहब, देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज क्यों सपोर्ट कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न, सवाल हर किसी के पास फैलाया जा रहा है, और हमारे ताल्लुक से बदगुमानी भी लोगों में फैलाई जा रही है। मैं ये मानता हूं कि लास्ट 77 ईयर्स में वक्फ प्रॉपर्टीज जो है इंडिया में, उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज आपको हमारे मुल्क भारत में मिलेंगी, लेकिन इसका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। इसके रिजल्ट में आज पसमानदा मुसलमानों के हालात शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी बदतर है। अगर सिर्फ और सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाता तो हमारे खुद के हॉस्पिटल्स होते, हमारे खुद के स्कूल्स होते, एजुकेशन सेंटर्स होते, वेलफेयर सोसाइटीज होते, ना सिर्फ हम पसमानदा मुसलमानों को बल्कि पूरे मुल्क के जो दूसरे पिछड़े दबे कुचले कम्युनिटीज है, उनको भी ये वक्फ प्रॉपर्टीज से फायदा पहुंचता। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टीज में करप्शन होने की वजह से, टोटली मिसमैनेजमेंट होने की वजह से और अशराफिया का कब्जा होने की वजह से ये लोगों ने अपने पर्सनल गेन्स के लिए वक्फ प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज किया, इंक्रोचमेंट्स किए, कब्जे किए, बेच डाले, ठीक है, करप्शन किया। इसकी वजह से वक्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेसाल हुआ। तो हम हर उस अमेंडमेंट के साथ हैं जो हमारे मुल्क के औकाफी जायदादों का तहफ्फुज करता है, उसमें से करप्शन को दूर करता है, उसके मैनेजमेंट को सही करता है। मैं तो चाहता हूं कि सर से लेके पैर तक ये जो जितना भी वक्फ सिस्टम फिल वक्त हमारे मुल्क में है, उसमें अमेंडमेंट्स लाने चाहिए, और बराबर हम हर उस अमेंडमेंट के साथ हैं जिससे हमारे पसमानदा समाज का भला हो, इस मुल्क का भला हो और सबका भला हो। जी अदनान कमर साहब, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई चल रही है, और कोर्ट ने फिलहाल वक्फ बोर्ड में नई नियुक्ति और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में बदलाव पर रोक लगा दी है। क्या आपको लगता है कि कोर्ट का ये दखल आपके स्टैंड को प्रभावित करेगा? अदनान कमर अरे साहब, भाई शादाब साहब, आपके व्यूवर्स को मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी ये व्यूवर्स देख रहे हैं, उनको चाहिए कि उनके प्रदेशों में जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जिम्मेदारान हैं उन तक पहुंचे, उन्हें गले लगाएं, उन्हें मुबारकबाद दें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी पिटीशंस डाले गए हैं, कल सुनवाई हुई, आज सुनवाई हुई,
यही बातों को ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में शामिल होकर गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को और जेपीसी को यही बातें, यही वाकयात और यही सजेशंस पसमानदा मुस्लिम महाज ने दिए। रही बात वक्फ बाय यूजर की, तो जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था अगस्त में, तो वक्फ बाय यूजर को निकालने की बात चल रही थी, बिल में प्रावधान था वो, लेकिन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने स्टेप उठाया, कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, मुतालिबात रखेंगे, अपने मसाइल सामने रखेंगे और वक्फ बाय यूजर को नहीं निकालना चाहिए, उससे एग्जिस्टिंग जो प्रॉपर्टीज है उसको नुकसान होगा और इससे काफी ज्यादा संपत्तियों को असर पड़ेगा। ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने, हमारी जो नेशनल बॉडी है दिल्ली की, उन्होंने भी रखा, महाराष्ट्र में भी रखे, उत्तर प्रदेश में भी रखे, हम तेलंगाना की जो जेपीसी मीटिंग थी हमने भी यही बात रखी और इस बात पर खुद आप देखेंगे कि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी और किरण रिजिजू जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से हैं, ये लोगों ने हमारी बात मानी और ये लोगों ने कहा कि एग्जिस्टिंग जो वक्फ प्रॉपर्टीज है, जो वक्फ बाय यूजर से चली आ रही हैं, हम इनको हाथ नहीं लगाएंगे। हमने बात ये रखी और ये लोगों ने ऑलरेडी मानी। दूसरा प्रावधान, कलेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करने का, हमने ये बात रखी। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने जेपीसी में ये बात रखी और बोले कि ऑलरेडी कलेक्टर पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा जिला संभालना होता है, तो इससे जो है सो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। हुकूमत ने हमारी बात सुनी और कहा कि हम कलेक्टर को नहीं, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का जो हायर ऑफिसर रहेगा हम उसको जिम्मेदारी देंगे। फिर रही बात गैर मुसलमानों को इसमें इन्वॉल्व करने की, तो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने अपना पक्ष रखा और कहा कि देखिए, गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में अगर शामिल होंगे तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जबरदस्तियों से शामिल मत कराइए। यूनियन मिनिस्टर होम जो अमित शाह है, होम मिनिस्टर, उन्होंने उनकी स्पीच सुनी 3 अप्रैल को और 4 अप्रैल को। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के जितने भी रिलीजियस और रिलीजियस अफेयर्स है, रिलीजियस प्रॉपर्टीज है, हम उसमें गैर मुसलमानों को बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, बल्कि मैनेजमेंट के ताल्लुक से अगर कोई एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो, सीईओ हो, वो शायद गैर मुसलमान हो सकता है, लेकिन रही बात मुतवल्ली की, रही बात शिया मेंबरान की, रही बात एमएलए, एमपी वगैरह दूसरों की, तो हमारे मुतालबे से ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बात मानी और बोली कि हाँ, हम जबरन ये पोजीशंस पे तो गैर मुसलमानों को नहीं रखेंगे, हाँ एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स रहेंगे उसमें हम रखेंगे, जिससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जितने भी अशराफिया तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयत उलमा हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, असदुद्दीन अवैसी साहब हो, कांग्रेस हो, राजद हो, आम आदमी पार्टी हो, ये जितने भी पिटीशंस डाले हैं, ये लोगों ने हुकूमत से बात नहीं किया, ये लोगों ने नेगोशिएट नहीं किया, ये लोगों ने कहा कि हम टोटली इसको रिजेक्ट करेंगे, आने नहीं देंगे। लेकिन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने कहा कि हम बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, वक्त में अमेंडमेंट आना चाहिए, वक्त में सुधार आना चाहिए, जिससे पसमानदा मुसलमानों का भला हो। और हमने जो बातें रखी हुकूमत ने मानी। अब ये लोग लुल्ली पुकारा कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस डाल के, जो कि ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बातें मान चुकी थी और ज्यादा इससे कुछ फर्क पड़ने वाला इंशाल्लाह है नहीं। ठीक, जैसे कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों पर सरकार का दखल बढ़ेगा और कलेक्टर को संपत्ति डिनोटिफाई करने का अधिकार भी मिल सकता है। अगर इससे पासमानदा मुसलमानों की जमीन चली जाती है तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, अदनान कमर साहब? सबसे पहले तो ये बदगुमानी, ये डर हमारी अशराफिया तंजीमें, हमारी इलीट क्लास मुसलमानों में फैला रही है और हमें बेचैन, हमें परेशान कर रही है कि हुकूमत हमारी जमीनों को खींच लेगी। हमारे कब्रिस्ताने, हमारे मदारिस, हमारे मस्जिदों पर हुकूमत का, हिंदुओं का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। कलेक्टर चाहे तो मनमानी करेगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। ये झूठ है, ये सरासर इल्जाम है। ये अपनी सत्ता चलाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए
सारी मिल्लत को ये लोग गुमराह कर रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं कि कलेक्टर छीन लेगा तो ये वगैरह वगैरह। झूठ है। ऑलरेडी हुकूमत की मदाखलत औकाफी जायदादों में और वक्फ बोर्ड्स में है। हुकूमत ही तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन इलेक्ट करती है। हुकूमत ही है जो वक्फ बोर्ड का जो सीईओ होता है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर होता है, वो हुकूमत की तरफ से ही आता है जी। और इससे पहले जो कमिश्नर हुआ करता था, जो सर्वे कमिश्नर हुआ करता था, वो भी हुकूमत की तरफ से आता था। वही तो वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे करता था और वक्फ बोर्ड को भी सबमिट करता था, हुकूमत को भी सबमिट करता था, कलेक्टर को भी सबमिट करता था। तो ऑलरेडी कलेक्टर का, सर्वे कमिश्नर का, हुकूमत का इन्वॉल्वमेंट शुरू से वक्फ बोर्ड्स में और औकाफी जायदादों में रहा है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, गुमराह करने के लिए ये चाल चली जा रही है। तो इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। अदनान कमर साहब, आपके इस फैसले से मुस्लिम समाज में फूट पड़ सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि इसे पासमानदा मुसलमान बाकी कौम से अलग थलग पड़ सकते हैं? ये जो बात कर रहे हैं हम पर, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज पर इल्जाम लगा रहे हैं, उनको चाहिए कि पहले अपने आप को आईने में देख लें। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशंस डाले हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा लोग डाले हैं। इन लोगों में आपस में इत्तेफाक नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने सबसे पहले पिटीशन डाला, उसके बाद मोहम्मद जावेद जो बिहार के लोकसभा सांसद है, उन्होंने डाला, आम आदमी पार्टी ने डाला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलग से डाला, जमीयत उलमा ने अलग से डाला, और एक जमीयत ने अलग से डाला, फिर अलग अलग कांग्रेस के लीडर्स, हैदराबाद के अलग अलग लीडर्स, तकरीबन 100 से ज्यादा पिटीशंस ये डाले और हमको बोलते हैं कि हम मिल्लत के मुसलमानों के इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए खतरा है। ये खुद मुत्तहिद नहीं है, ये खुद इंतशार की बातें करते हैं। इनके अपने अपने दुकानें हैं, ये दुकानें इनको चलाना है। अपने अपने शटर के नाम पे ये लोग जो चंदा वसूली करते हैं, गुमराह करते हैं कि हम पिटीशन डालेंगे, हम वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाएंगे, आप चंदा दीजिए वगैरह वगैरह। ये चलाने के लिए ये लोग जो सो चाल चल रहे हैं और हम पर, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज पर जो है सो इल्जाम लगा रहे हैं कि हम मिल्लत के, उम्मत के, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए खतरा है। ये झूठ है, ये इल्जाम है। ये लोग खुद जो है सो आपस में मुत्तहिद नहीं है और हम पर ये इल्जाम लगा जी। जैसे कि असदुद्दीन अवैसी जैसे नेता कहते हैं कि पासमानदा वाले सरकार के बन गए और बिल मुस्लिम हितों के खिलाफ है। क्या आपके पास कोई तर्क है जो उनकी बात को गलत साबित करे, या आप उनकी आलोचना को चुपचाप बर्दाश्त करते रहेंगे? देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब शुरू से हैदराबाद के, तेलंगाना के पसमानदा मुसलमानों के हकूक में जितने भी बिल आए उसके खिलाफ वर्जी करे हैं। हमको जब 4% यहाँ के तेलंगाना के पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा था, तब सबसे पहले इसकी मुखालिफत 2004, 2005, 2007 तक असदुद्दीन अवैसी साहब और उनकी पार्टी ने की। फिर बाद में भी, अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि वक्फ बोर्ड में पसमानदा मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो अभी भी असदुद्दीन अवैसी साहब के पेट में दर्द हो रहा है और वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ दे रहे हैं। आप इनकी खुद की कार्यकर्दगी देखेंगे तो पिछले 30 साल से असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ के वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि 90% ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज यहाँ के जो है तेलंगाना प्रदेश के, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश पहले हुआ करता था, उसके, फिर तेलंगाना के, हैदराबाद के 90% वक्फ प्रॉपर्टीज लुट गई, बर्बाद हो गई, इंक्रोच हो गई इन्हीं की निगरानी में। यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ पे कोई ऑडिटिंग नहीं है, यहाँ पे कोई सवाल करने वाला नहीं है। यहाँ पे वक्फ बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ इनका सिक्का चलता है, इन्हीं के लोग हैं। एमएलए कोटा से भी असदुद्दीन अवैसी साहब के ही लोग आते हैं, मुतवली कोटा से भी इन्हीं के लोग आते हैं, शिया कोटा से भी इन्हीं के लोग आते हैं, और कोई सवाल नहीं कर सकता। यहाँ के 90% प्रॉपर्टीज लुट गए, बर्बाद हो गए। अब वक्फ बिल में ट्रांसपेरेंसी की बात है, अब वक्फ बिल में ऑडिटिंग की बात है, अब थोड़ी टाइट किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन ऑफ वक्फ रिकॉर्ड्स किया जा रहा है। तो अब ये लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बिल से मुसलमानों को खतरा है। ये झूठ है। ये अपने जेबों को बचाने के लिए, अपनी लूटी हुई जायदादों को, ये जो काली संपत्ति है, इनको बचाने के लिए हम पर इल्जाम लगा रहे हैं और लोगों में अफवाह फैला रहे हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल से मुसलमानों को खतरा है।
जी, जैसे कि नए कानून में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। क्या आपको लगता है कि अब मुस्लिम धार्मिक मामलों में बाहरी दखल बढ़ेगा? देखिए, आप यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी की स्पीच सुनिए 2 तारीख की शाम में 6 बजे 45 मिनट जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया रिलीजियस अफेयर जो है और रिलीजियस वक्फ प्रॉपर्टीज जो है इसमें गैर मुसलमानों का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हम आना ही नहीं चाहते, हमको होना ही नहीं बोल के वो खुद बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो रहेंगे वो वक्फ प्रॉपर्टीज गैर मुसलमान जो है तो उसमें वक्फ बोर्ड के मेंबर रह सकते बोल के बता रहे हैं। और आप देखेंगे कि पुराना लॉ जो रहा और खास तौर पे शरीयत के हिसाब से भी देखा जाए तो एक गैर मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टीज से जो बेनिफिट उठाना है उठा सकता, एक गैर मुसलमान वाकिफ भी बन सकता, मतलब एक गैर मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ के हवाले करना चाह रहा है तो कर सकता, एक गैर मुसलमान मुतवल्ली भी बन सकता। कई ऐसी वक्फ प्रॉपर्टीज है जिसके मुतवल्ली सिख है, हिंदू है, मैं बता सकता हूँ आपको बहुत से हैं। तो जब एक गैर मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी से फायदा उठा सकता, एक गैर मुसलमान अपनी खुद की संपत्ति को वक्फ के हवाले कर सकता और एक गैर मुसलमान मुतवल्ली भी बन सकता, तो वक्फ बोर्ड में एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह गैर मुस्लिम रहना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, कम्युनलाइज करना मैटर को, मुसलमानों को जज्बात में लाना, प्रोटेस्ट करवाना, रोडों पर निकालना, ये इसके लिए ये इश्यू को खाली पीली भड़कावा देके हमारी अशराफिया तंजीमें लोगों को भटका रही हैं। हम पसमानदा मुसलमानों को इन भड़कावे में नहीं आना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि वाकई में पिछले 77 ईयर्स में वक्फ प्रॉपर्टी से किसको फायदा हुआ, कौन असल हकदार है और इसका फायदा कौन लेकर गया। तो आपको पता चलेगा कि हम तक ये फायदा नहीं पहुंचा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो अशराफिया उलमा है, हमारे अशराफिया तंजीमें हैं, हमारे अशराफिया पॉलिटिशियंस है, इन्हीं तक ये फायदा पहुंचा। लड्डू ये लोग खाए और अब कह रहे हैं कि डंडे खाने रोडों पर हम निकलना, ये मुनासिब नहीं है। जी, क्या आपके पास कोई उदाहरण है कि वक्फ संपत्तियों से पासमानदा मुसलमानों को किस तरह सीधा फायदा मिलेगा? क्या पहले ऐसा नहीं हो रहा था? देखिए, अब तक तो पसमानदा मुसलमानों को बिल्कुल भी वक्फ प्रॉपर्टी से कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा। चाहे वो वक्फ प्रॉपर्टीज से किराए आते हो उसमें भी करप्शन है, वक्फ प्रॉपर्टीज को कैसा यूटिलाइजेशन किया जाए उसमें भी करप्शन है, हर जगह इंक्रोचमेंट्स है, कब्जे हैं। इसकी वजह से जो बहुत ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज का भी नुकसान हुआ और पसमानदा मुसलमानों का भी नुकसान हुआ। लेकिन अब जब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो इससे किराए, रेंट्स वगैरह कितने आ रहे हैं ये बिल्कुल सब लोगों के सामने होगा। हैदराबाद में बहुत से ऐसे वक्फ प्रॉपर्टीज है जिनका आप किराया देखेंगे तो महाना 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी पहुंचता है, लेकिन वक्फ बोर्ड को उसका किराया 500 रुपए, 1000 रुपए जाया करता है। बैंगलोर में एक वक्फ प्रॉपर्टी है, 500 करोड़ की है उसकी वर्थ वैल्यू, जिसपे एक 5 स्टार होटल बनी हुई है, लेकिन वक्फ बोर्ड को उसका किराया महाना सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए जाता है। तो बिल्कुल पसमानदा मुसलमानों को उनका हक नहीं मिला, वक्फ प्रॉपर्टीज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ऑडिटिंग होना चाहिए, हम उसके साथ है। जब ट्रांसपेरेंसी ऑडिटिंग होगा, वक्फ बोर्ड में जब ये जो वक्फ का रेवेन्यू है बढ़ेगा तो उसका यूटिलाइजेशन सही से होगा। उससे सबसे पहले तो हमको हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चाहिए। हमारा जो समाज है, पसमानदा समाज है, आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से पीछे है तालीम में। तो सबसे पहले हमको एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहिए जो वक्फ के जरिए हम बना सकते हैं। हमको हॉस्पिटल्स चाहिए। आप देख रहे होंगे कि हर जगह हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा महंगे हो गए और हम पसमानदा मुसलमान ये अफोर्ड नहीं कर सकते। वक्फ संपत्तियों को अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, हमारे खुद के अगर वक्फ के हॉस्पिटल्स बने तो हम इधर उधर दर भटकते हुए जो है सो परेशान हाल हमारे मरीजों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को लेकर नहीं फिर सकते। हमारे खुद के इंशाल्लाह हॉस्पिटल्स होंगे। वेलफेयर, खासतौर पे हमारे पास जो सबसे ज्यादा पीड़ित है हमारी खवातीन है, हमारी महिलाएं हैं।
40% महिलाएं ऐसी हैं जो छोटा मोटा काम करके अपने पूरे घर के अखराजात और जिम्मेदारियां निभाती हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज अगर सही तरीके से यूटिलाइज किए जाएंगे तो इनको एक बहुत बड़ी आसानी होगी, रोजगार के जराये खुलेंगे, इनके स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स यहाँ पे बना सकते हैं, नौजवानों को रोजगार बनेगा, नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को सही यूटिलाइज करने पर। आप सिंगापुर देखेंगे, आप मलेशिया देखेंगे, आप इंडोनेशिया देखेंगे, वहां पे अलग से माइनॉरिटी बजट निकलता ही नहीं है। वहां पर वक्फ प्रॉपर्टीज से जो रेवेन्यू आता है उसी के जरिए मुसलमानों की फलाह बहबूदी का काम होता है। तो अगर वक्फ प्रॉपर्टीज को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो इतने ज्यादा फवायद है, लेकिन अफसोस की बात है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को अपनी जाती मिल्कियत समझते हुए हमारे मुतवल्ली हजरात, जो हमें कब्रिस्तान में जगह तक नहीं देते, पसमानदा मुसलमानों को कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए जगह तक नहीं मिलती, कितना की आजिजी करने के बाद, हाथा पैरा बनने के बाद तब जाके बहुत ज्यादा महंगे रकम में, जबकि हमें कब्रिस्तान में जगह मुफ्त मिलनी चाहिए, वक्फ प्रॉपर्टी है वो, लेकिन हमें पैसे बनने के बाद तब जाके जो है सो कब्रिस्तानों में जगह मिलती है। हाँ, मस्जिदों का हाल भी वैसा ही है, कब्रिस्तानों का हाल वैसा ही है, मदारिस का हाल ऐसा है। मदरसों को डेवलप किया जा सकता है, मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन को लाया जा सकता है। मदरसों में कौन पढ़ते हैं? हम पसमानदा मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। अशराफिया तो मदरसों में नहीं पढ़ाता। ये अशराफिया जो है, इनके बच्चे आपको लंदन में, कनाडा में, यूएस में इनके बच्चे पढ़ते हुए नजर आएंगे। हम जाए तो हमें एजुकेशन सेंटर्स मिल सकते हैं। आप देखेंगे कि मदरसों को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता। हम अगर वक्फ प्रॉपर्टीज को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मदरसों में कौन पढ़ते हैं? हम पसमानदा मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। ये अशराफिया जो है, हमारी रूलिंग क्लास जो है, इनके बच्चे तो लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में पढ़ने भी जाते हैं। ये लोग यहाँ पर मदरसों में आपके हमारे बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास स्कूलों को भेजने के लिए, कॉलेजेस को भेजने के लिए फीस अदा करने हमारी औकात ही नहीं है। तो अगर वक्फ प्रॉपर्टीज को सही तरीके से यूटिलाइजेशन होगा तो आपके हमारे बच्चे जो मदरसों में दीनी इल्म हासिल कर रहे हैं, साथ ही साथ मॉडर्न एजुकेशन भी सही तरीके से, टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, मदरसों में इसको भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यह सिर्फ हम वक्फ प्रॉपर्टीज को सही यूटिलाइज करके इतने ज्यादा फवायद हासिल कर सकते हैं। तो आपको और हमको चाहिए कि सर से लेके पैर तक ये जो सारा वक्फ सिस्टम है उसको टाइट करना चाहिए। उसमें से वक्फ बोर्ड में हम पसमानदा मुसलमानों की हिस्सेदारी को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हिसाब किताब, मुतवल्लियों के ऊपर सख्त एक्शंस लेना चाहिए। हमारे जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, जो वक्फ के रिकॉर्ड्स चोरी करते हैं, उन पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। तब जाके हम ये सब सहूलियात को इंशाल्लाह यूटिलाइज कर सकते हैं। जी जी, जैसा कि अभी अगर सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून को असंवैधानिक करार देता है तो क्या आप अपने स्टैंड पर पुनर्विचार करेंगे? देखिए, अगर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लोग साबित कर भी देंगे और ये बिल को वापस ले लिया भी जाए, हम फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को निवेदन करेंगे कि आप लोग फिर से एक सही बिल लाए, वक्फ अमेंडमेंट बिल फिर से एक सही तरीके से बनाया जाए ड्राफ्ट, और वक्फ का जो सिस्टम है उसमें अमेंडमेंट लाया जाए, हमारी हिस्सेदारी को भी रखा जाए। मैं ये वीडियो शुरू होते वक्त ही कहा था कि हम हर उस अमेंडमेंट के साथ हैं जिससे वक्फ की संपत्तियों का तहफ्फुज हो, करप्शन दूर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इससे पसमानदा मुसलमानों के हालात बेहतर हो और मुल्क के हालात बेहतर हो। तो अगर ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर दिया जाए, जो कि बहुत ज्यादा कम इम्कानात है, ये बिल को अगर वापस ले लिया भी जाए तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर से इल्तिजा करेंगे कि एक सही बिल को फिर से लाया जाए। जी जी, अदनान कमर साहब, आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त और अपने ख्याल और तजुर्बे हमारे नाजरीन के साथ बांटे। और हमारे नाजरीन से भी दरखास्त करेंगे कि आपके अगर मन में कोई भी सवाल हो
آپ ہمارے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ کا جواب انشاءاللہ ضرور دیں گے. اور اگر آپ ہمارے نئے ناظرین ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر لے, چینل کو سبسکرائب کر لے, ہے نا, اور نوٹیفیکیشن بٹن کو دبا دے تاکہ آئندہ اور بھی آپ کو اس طرح دلچسپ اور معلوماتی گفتگو سننے کا موقع ملے گا. جی عدنان قمر صاحب, آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے خیال ہمارے ناظرین کے ساتھ بیان کیے. شکریہ. اور ابھی کے لیے جی ابھی کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں. ابھی کے لیے شب بخیر, السلام علیکم.